वेलकम एवरीवन, वेलकम टू JRS मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि डिजाइन स्ट्रेस है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंप्रेशन मेंबर का। ठीक है, कुछ भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले रिवीजन, रिकॉल, बेसिक से चीज़ों को सीखेंगे और ले जाएंगे एडवांस लेवल तक। देखो, अगर हम लोग बात करते हैं कंप्रेशन मेंबर का, तो आपको बताया था कि एक ऐसा मेंबर जिसपे मेनली कंप्रेसिव फोर्स लगता है उसको कंप्रेशन मेंबर बोलते हैं। कंप्रेशन मेंबर में बकलिंग होता है। ठीक है, इसमें बकलिंग का काम होता है। देखो यहाँ पे आपको कंप्रेशन मेंबर दिख रहा होगा। कंप्रेशन मेंबर पे फोर्स कैसा लगता है? कंप्रेसिव फोर्स लगता है। कंप्रेसिव फोर्स के कारण क्या होता है उसमें? तो बकलिंग आता है। बकलिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बकलिंग? अगर यहाँ पे लिखते हैं बकलिंग, BUCKLING, बकलिंग क्या होता है? तो सर कंप्रेशन में, ध्यान से सुनना, करें कंप्रेशन में जो बेंडिंग एक्शन होता है उसी को बकलिंग बोलते हैं। बेंडिंग एक्शन इन ए कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, चलो उम्मीद है चीजें समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो कंप्रेशन मेंबर में बकलिंग होता है। ठीक है, उसके बाद देखे थे वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर इन बिल्डिंग इज कॉल्ड कॉलम। इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। धीरे धीरे हम लोग जब आगे बढ़े थे तो पढ़े थे रेडियस ऑफ जायरेशन भी नाम के कुछ होता है, और उसके बाद हम लोग ये भी पढ़े थे इफेक्टिव लेंथ वगैरह, सिलेंडरनेस रेशियो, ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। थोड़ा ये सब पे बात भी होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करें तो आपको ये सिलेंडरनेस रेशियो के बारे में बताए थे। पहले 1 मिनट का हमको टाइम दे दो और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जैसे कोई भी मेंबर है, आप कोई भी मेंबर देखो, जैसे मान लो ये एक मेंबर है, हियर वी हैव ए स्क्वायर कॉलम। ठीक है, अच्छा स्क्वायर कॉलम भी हो सकता है या एक रेक्टेंगल कॉलम भी हो सकता है। मान लो ये रेक्टेंगुलर कॉलम है, ये रेक्टेंगुलर कॉलम है। तो इस रेक्टेंगुलर कॉलम का ध्यान से समझना बाबू, इस रेक्टेंगुलर कॉलम का अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो दोनों एक्सिस के अबाउट अलग अलग आएगा। ये एक एक्सिस है, इस एक्सिस को हम बोल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से समझना, इस एक्सिस को हम बोल रहे हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको एक्स एक्सिस बोल रहे हैं। तो इसके अबाउट एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको हम लोग IXX बोलेंगे। मान लो बाबू यहाँ पे ये वाला जो डायमेंशन है ये B है और ये D है, तो ये IXX होगा 1/12 D B का पावर 3। ठीक है, IXX का वैल्यू होगा। उसी तरह से जब हम लोग कोई एक और एक्सिस देखते हैं और इस एक्सिस को बोल रहे हैं बाई एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है? बाई एक्सिस। ये बाई एक्सिस है, इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं ताकि आप अच्छा से समझो इस चीज़ को। हम इसको बोल रहे हैं बाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया बाई एक्सिस। तो ये बाई एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो आपको I बाई मिलेगा, और ये वैल्यू होगा 1/12 B D का पावर 3। बाई एक्सिस है वो डेप्थ वाले को कट कर रहा है, तो D का पावर 3 आ गया समझ में। अगर IXX और I बाई का को देखो तो दोनों जो एक्सिस जो है, दोनों एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अलग अलग आया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कॉलम को मोड़ना चाहे, बेंडिंग कराना चाहे, तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट आसानी से बेंड हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस के अबाउट आसानी से ये कुछ ऐसे मुड़ जाएगा। मान लो ये कॉलम है तो यहाँ पे ये पतला, ये आसानी से ऐसे बेंड कर जाएगा, आसानी से ऐसे बेंड कर जाएगा। अगर वहीं इसको हम इधर से बेंड कराने की कोशिश करें इस वाले साइड से ऐसे, तो ये बेंड नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि IXX का वैल्यू है वो कम है। IXX का वैल्यू कम है, क्यों? क्योंकि B जो टर्म है वो छोटा है तो B का पावर 3 है, और यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा है तो डेप्थ का पावर 3 है। आ रहा है इतना बात समझ में? तो अगर IXX और I बाई की बात करें तो यहाँ पे I बाई का जो वैल्यू है, I बाई का वैल्यू है वो ग्रेटर है IXX से। तो जैसे ही हमको पता चला कि IXX लेस है, मिनिमम है, तो जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है वो कॉलम है उसी एक्सिस के अबाउट बेंड करने जाएगा। आ रहा बच्चा इतना समझ में? अरे हाँ कि ना? तो ये जो कॉलम है ये आगे से बेंड करेगा, फ्रंट से बेंड करेगा, फ्रंट से ऐसे झुक जाएगा। अगर इसके ऊपर हम लोग लोड लगाएंगे तो बेंडिंग जो होता है वो बीकर एक्सिस के अबाउट होता है। तो बीकर एक्सिस कौन सा है? देखना ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं। बेंडिंग विल बी अभी कुछ लिखेगा नहीं, विल बी अबाउट वीकर एक्सिस, WEAKER वीकर एक्सिस। जो बेंडिंग होगा वो किस एक्सिस के अबाउट होगा? वीकर एक्सिस के अबाउट होगा। यानी कॉलम जो है वो वीकर एक्सिस के अबाउट फेल करेगा। फिर क्वेश्चन ये अराइज करोगे या ये पूछोगे कि सर ये वीकर एक्सिस क्या होता है, व्हाट इज द वीकर एक्सिस,
तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जिस भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जिस भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रेडियस ऑफ जायरेशन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए आर स्क्वायर इक्वल टू आई होता है, अगर आई कम रहेगा तो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो भी आपको कम मिलेगा। तो जिस भी एक्सिस के अबाउट आपको रेडियस ऑफ जायरेशन या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम मिलेगा वो एक्सिस कहलाएगा वीकर एक्सिस, ठीक है। तो दोज एक्सिस अबाउट विच क्या बोल रहे हैं बाबू, लेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ जायरेशन। जिस भी एक्सिस के अबाउट लेस रेडियस ऑफ जायरेशन होगा या जिस एक्सिस के अबाउट लेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसी एक्सिस के अबाउट बेंडिंग होगा। तो ये जो है वो कुछ ऐसे बेंड करेगा, ये आगे की तरफ इस तरह से, देखो छोटू अच्छे से समझना, ये कुछ इस तरह से बेंड करेगा, ये आगे की तरफ झुक जाएगा, तो ये आगे की तरफ बेंड कर जाएगा, ठीक है। उधर बेंड कराना डिफिकल्ट होगा बिकॉज बाई का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज्यादा है। तो ये चीज मोटा मोटी समझ गया होगा तुम लोग कि वीकर एक्सिस क्या होता है, ठीक है, और किस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग होगा। चलो जब यहां तक समझ गया तो फिर हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। अच्छा, इसके अलावा हम आपको बताए थे लेमडा का वैल्यू सिलेंडरनेस रेशियो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो? सिलेंडरनेस रेशियो जो होता है वो होता है एल इफेक्टिव बाई रेडियस ऑफ जायरेशन या आर मिनिमम, क्योंकि हम लोग हमेशा मिनिमम पे ही बात करेंगे तो यहाँ पे सिलेंडरनेस रेशियो क्या होगा, एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम। ऐसे जनरल फॉर्मूला होता है इफेक्टिव लेंथ बाई रेडियस ऑफ जायरेशन, लेकिन हम लोग यहाँ पे मिनिमम को लेकर चलेंगे। तो सिलेंडरनेस रेशियो एक नंबर होता है, ठीक है, सिलेंडरनेस रेशियो एक नंबर होता है जो ये बताता है कि बकलिंग का फिनोमिनन होगा या नहीं, ठीक है, बकलिंग का फिनोमिनन होगा कि नहीं। हायर द वैल्यू ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो हायर विल बी द चांस ऑफ बकलिंग। क्यों सर, ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? तो देखो सिलेंडरनेस रेशियो जो है इसको एसआर बोलते हैं, सिलेंडरनेस रेशियो, ये प्रोपोर्शनल है एल का, यानी अगर एल लेंथ ज्यादा होगा तभी ना सिलेंडरनेस रेशियो ज्यादा होगा। आप इस बात को समझो कि सिलेंडरनेस रेशियो जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ के प्रोपोर्शनल है। तो हायर द वैल्यू ऑफ लेंथ हायर विल बी द सिलेंडरनेस रेशियो। सिमिलरली रेडियस ऑफ जायरेशन कम है, रेडियस ऑफ जायरेशन कम है तो वो वीकर होगा, तो जैसे ही वीकर होगा तो ये जैसे ही कम होगा इसका वैल्यू और ज्यादा हो जाएगा। यानी दोनों चीज जो है ध्यान से समझना, हम बोल रहे हैं कि एल और ये लेसर वैल्यू दोनों चीज इसी को सपोर्ट कर रहा है। तो नीचे वाले मान लो कि कभी कंफ्यूजन होगा, आंसर देने में आप कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन हमेशा ऊपर वाला तो याद रहेगा ना। अगर हम सिंपल शब्दों में बोले तो आप डायरेक्टली बोलोगे सिलेंडरनेस रेशियो जो होता है वो इफेक्टिव लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया बच्चा, हायर द वैल्यू ऑफ लेंथ हायर विल बी द सिलेंडरनेस रेशियो। जैसे लेंथ ज्यादा होगा तो कॉलम में बकलिंग बढ़ेगा, तो सिलेंडरनेस रेशियो ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? तो सर लेंथ ज्यादा तब सिलेंडरनेस रेशियो ज्यादा, तो ज्यादा लेंथ ज्यादा चांसेस ऑफ बकलिंग, हायर द चांसेस ऑफ बकलिंग। तो हायर द चांसेस ऑफ बकलिंग इट मींस कि आईएस कोड जो है वो सिलेंडरनेस रेशियो को रिस्ट्रिक्ट किया है। यानी आप सिलेंडरनेस रेशियो को क्या बोल रहे हैं, सिलेंडरनेस रेशियो को किसी भी मेंबर में आप अपने मन से नहीं रख सकते हो, इसका एक लिमिट है, लिमिटेशन है कि आप सिलेंडरनेस रेशियो 180, 350, 400, 250 इससे ज्यादा रख ही नहीं सकते हो। आ रहा है समझ में? सिलेंडरनेस रेशियो है वो आपको 180 के अंदर रखना है। एक टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर जब डेड लोड लाइव लोड लग रहा है तो 180 के अंदर रखना है। सिलेंडरनेस रेशियो को 180 से ज्यादा नहीं जाने देना, अदरवाइज उसमें बकलिंग हो जाएगा। तो यही सब चीज को पढ़ाते हुए हम यहाँ पे लिखवाए थे कि कभी भी आपको मेंबर में सिलेंडरनेस रेशियो आपको लिमिट के बियॉन्ड नहीं ले जाना है। तो इसके लिए आईएस कोड है वो हम लोग को बताया था कि एक मेंबर जो कंप्रेशन में है उसका सिलेंडरनेस का रेशियो मैक्सिमम 180 हो सकता है। इसीलिए रिवीजन करवाना जरूरी है ताकि आप चीजों को धर पाओगे। रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड इम्पोज लोड, अगर एक कंप्रेशन मेंबर है और उस मेंबर पे डेड लोड या इम्पोज लोड लग रहा है तो उसका कभी भी आप जो सिलेंडरनेस रेशियो है वो 180 से ज्यादा नहीं रखोगे, उससे कम रखोगे। आगे इतना बात समझ में। नेक्स्ट है ए टेंशन मेंबर इन विच ए रिवर्सल ऑफ, देखो बात किसका कर रहा बाबू, अच्छा ध्यान से समझना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। ये कंप्रेशन मेंबर का बोल रहा है कि सिलेंडरनेस रेशियो 180,
उसके बाद बोल रहा है कि टेंशन मेंबर का सिलेंडरनेस रेशियो 180, ठीक है, मतलब 180 लिखा हुआ है, इन विच रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अकर ड्यू टू लोड अदर देन विंड और सेस्मिक लोड, ठीक है। तो अगर किसी और लोड के कारण उसमें रिवर्स सिचुएशन क्रिएट होता है, टेंशन के जगह उसमें कंप्रेशन आ जाता है। रिवर्सल ऑफ लोड का मतलब क्या कि मेंबर टेंशन है तो लोड कैसा लगेगा, टेंसाइल। रिवर्स करने का मतलब क्या, टेंसाइल के जगह उल्टा लोड लगने लगे तो ए टेंशन मेंबर इन विच रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अकर आ जाए ड्यू टू अदर देन, लेकिन लोड आना रिवर्स तो होना चाहिए, लेकिन अगर सेस्मिक और विंड के कारण नहीं हो रहा है तब उसका सिलेंडरनेस रेशियो 180 होगा। कंडीशन याद रखो, काम आएगा आपको, डायरेक्ट ये काम आएगा। देखो तो टेंशन मेंबर के लिए हो गया, फिर से देखना यहां पे कह रहा है कि ए मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स, ये कंप्रेशन मेंबर के लिए, रिजल्टिंग फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ विंड अर्थक्वेक, ये सब लगेगा तब उसका, अगर मान लो डायरेक्ट कंप्रेशन मेंबर पे लोड लग रहा है, वो डेड लोड और लाइव लोड है, तो 180 से ज्यादा नहीं जाओगे। कंप्रेशन मेंबर पे अगर दूसरा कोई लोड लग रहा है तो आप उसका सिलेंडरनेस रेशियो 250 रख सकते हो। इट मीन्स वो मेंबर है वो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है। तो 2 हो गया टेंशन, 2 हो गया कंप्रेशन। उसके बाद देखना तीसरा, ये चौथा जो है वो कंप्रेशन मेंबर के लिए, कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ बीम, बीम में फ्लेंज आएगा तो 300, ठीक है। ए मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एट टाई, यानी टेंशन मेंबर रूफ ट्रस में 350, ठीक है। चौथा, ए मेंबर ऑलवेज अंडर टेंशन, टेंशन के लिए 400, ठीक है। तो ये सब चीजें याद रखना कि एक ऐसा मेंबर जो हमेशा टेंशन में रहता है उसका सिलेंडरनेस रेशियो है वो 400 होगा, ठीक है। बहुत अच्छे। तो 180, 180, 300, 350, 400 ऐसे करके सिलेंडरनेस रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है डिफरेंट केसेज में, ठीक है। तो यहाँ पे 1-2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओगे, बनाने की कोशिश करो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से कुछ आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ तो जरा कितना होगा बाबू, बच्चा लोग सब इसका आंसर बताओ तो। मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो फॉर टेंशन मेंबर शैल नॉट एक्सीड, यानी कोई एक मेंबर है जो टेंशन मेंबर है, कैसा मेंबर है, टेंशन मेंबर है, उसका जो सिलेंडरनेस रेशियो है वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कितने से ज्यादा सिलेंडरनेस रेशियो नहीं होना चाहिए, 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कि 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कि 350 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कि 400 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अपने मन में आंसर रखो कि कोई एक टेंशन मेंबर है। देखो जब यहाँ पे टेंशन मेंबर लिखा है तो क्या लोड का बात किया है कि टेंशन मेंबर पे लोड आ रहा है, कैसा लोड आ रहा है, रिवर्स वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस ये मेंशन किया है टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर में पूछ रहा है कि क्या आएगा, तो टेंशन मेंबर में बहुत सारा कंडीशन था। देखो टेंशन मेंबर में सब कंडीशन को देखो, सिर्फ टेंशन मेंबर वाला कंडीशन देखना और इसका वैल्यू बताना कितना आएगा, आपके कॉपी में लिखा हुआ है तो उसी अनुसार बता रहे हैं। देखो पहला जो है बाबू कह रहा है कि एक टेंशन मेंबर इन विच रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अकर ड्यू टू लोड अदर देन दिस, 180 हो सकता है, हाँ हो सकता है सिलेंडरनेस रेशियो, ठीक है। अच्छा ये तो कंप्रेशन मेंबर के लिए है, 250 हो गया। ये भी बीम के फ्लेंज के लिए है, ये भी नहीं होगा वो, क्योंकि वो टेंशन मेंबर की बात कर रहा है। एज अ टाई, जब टाई रहेगा तो 350 हो सकता है रूफ में। और उसके बाद मेंबर ऑलवेज अंडर टेंशन, तो यहां पे टेंशन के लिए 3 सिलेंडरनेस रेशियो वैल्यू हो सकता है, 180, 350 और 400। 180, 350 और 400, 3 सिलेंडरनेस रेशियो अलाउड है, ठीक है। एक मेंबर जो है वो 180 होगा टेंशन मेंबर में, ठीक है, 350 होगा और 400। एक ऐसा टेंशन मेंबर जो हमेशा क्या रहेगा, टेंशन में रहेगा, एक ऐसा टेंशन मेंबर जो हमेशा टेंशन में रहेगा तो उसका मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो तीनों में मैक्सिमम कौन है, 400 है, तो इसका करेक्ट अंडर 400 होगा। तो मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो फॉर टेंशन मेंबर जो होगा वो 400। 180 भी होगा रिवर्सल ऑफ लोड के कारण, ये टाई के लिए, ये क्या बोल रहे हैं, जब रिवर्सल ऑफ लोड होगा, रिवर्सल ऑफ लोड, जब लोड रिवर्स होगा तब सिलेंडरनेस रेशियो 180 रखना है, ठीक है। जब वो एज अ टाई मेंबर होगा, ट्रस में, टाई एज ए ट्रस मेंबर, ट्रस में होगा तब, ये किसके लिए, टेंशन के लिए, प्योर टेंशन के लिए। जब टेंशन मेंबर होगा तो टेंशन मेंबर का याद रखना सिलेंडरनेस रेशियो मैक्सिमम कितना होता है, 40 होता है। पूछेगा कि एक टेंशन मेंबर है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना बाबू, गड़बड़ा देगा यहीं पे, बोलेगा कि एक टेंशन मेंबर है जिसमें लोड रिवर्स हो सकता है, तब उसका आंसर कौन सा होता है, 180। फिर बोलता है एक टेंशन मेंबर है जिसको एज ए टाई यूज किया गया है, तब कौन सा होता है, 350। अरे समझा बच्चा, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि सिर्फ टेंशन मेंबर, तो सिर्फ टेंशन मेंबर का 400 मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो, यानी वैसा मेंबर जो ऑलवेज टेंशन में होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे ये क्वेश्चन का आंसर बताओ।
ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ ए टेंशन मेंबर इज गिवन बाय ए मिनिमम ऑफ ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ ऑफ इंड रीजन, ठीक है, रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, चलो ठीक है, यील्डिंग ऑफ नेट सेक्शन। ये 1 2 3 ऑप्शन है। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? क्या केवल पहला स्टेटमेंट सही है? क्या पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है? क्या पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है? क्या पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही है? कह रहा है कि जब हम लोग एक टेंशन मेंबर को डिजाइन करते हैं तो डिजाइन करते समय क्या ये इनमें से किन किन चीजों को देखते हैं, या इनमें से कौन सा तीनों जो मिनिमम होगा वो डिजाइन स्ट्रेंथ होगा? तो ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ ऑफ इंड रीजन, रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, या यील्डिंग ऑफ नेट सेक्शन। आप अपने से सोचो, इसका करेक्ट आंसर बताओ और इसके बाद हम आंसर बताते हैं। देखो बाबू, ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ एट इंड रीजन, ये तो करेक्ट है, सही बात है, होता है, ब्लॉक शियर को हम लोग कंसीडर करते हैं। रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, हाँ, तो हम लोग ए नेट का वैल्यू निकालते हैं, जहां पे हम लोग फॉर्मूला देखे थे बी माइनस एन डी नॉट प्लस कितना था, समेशन ऑफ पिच का स्क्वायर बाय 4g, ऐसा किए थे हम लोग, ये फॉर्मूला देखे थे। तो नेट जो है वो रप्चर पे हम लोग जाते हैं, ठीक है। हम लोग के लिए रप्चर का जो होता है क्रिटिकल सेक्शन का तो होता ही है। अच्छा ये देखो, यील्डिंग ऑफ नेट सेक्शन, क्या नेट सेक्शन का यील्डिंग होता है कि ग्रॉस सेक्शन का यील्डिंग होता है? नेट सेक्शन का यील्डिंग होता है कि ग्रॉस का होता है? तो बोलोगे सर ग्रॉस सेक्शन का यील्डिंग होता है, ग्रॉस सेक्शन का यील्डिंग होता है, तो तीसरा नहीं होगा। यील्डिंग होता है, बिल्कुल सही होता है, लेकिन नेट सेक्शन का नहीं होता है हमेशा। क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर 1 और 2 होगा। तो 1 और 2 यानी 3 वाला ये करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 1 और 2, 1 और 2 यानी ये होगा सेकेंड नंबर, 1 और 2, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यील्डिंग तो होता है लेकिन नेट सेक्शन में नहीं होता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द हैवीएस्ट आई सेक्शन फॉर सेम डेप्थ, ठीक है। तो बोला कि अगर आई सेक्शन लोगे तो ISM भी हो सकता है, ISL भी हो सकता है, ISH भी हो सकता है, ISWB भी हो सकता है। तो ये चारों में से सबसे भारी कौन सा होगा अगर उसका डेप्थ जो है वो सेम है? देखो, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम को ISJB बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम को ISLB बोलते हैं, यानी इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम हो गया। इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम है वो ISMB, मीडियम बीम, लाइट बीम। उसके बाद देखो, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम को ISWB बोलते हैं, तो ये वाइड फ्लेंज वाला हो गया। इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हैवी बीम है, तो इसमें से हैवी कौन होगा, सबसे ज्यादा भारी कौन होगा? यही होगा। सबसे छोटा होगा जूनियर, ISJB। सबसे ज्यादा क्या होता है? ISJB, जूनियर होता है। जूनियर के बाद लाइट बीम होता है, फिर उसके बाद मीडियम बीम आता है, उसके बाद वाइड फ्लेंज का आता है, सबसे ज्यादा हैवी होता है ISHB। आ गया समझ में? तो जूनियर बीम सबसे ज्यादा हल्का होता है, हैवीएस्ट क्या होगा? ISHB, ठीक है। अच्छा, यही सब बीम के बारे में थोड़ा देख लो, और ये तीनों ऑब्जेक्टिव मोटा मोटी समझ गया होगा तुम लोग। सिलेंडरनेस रेशियो वाला भी तुम लोगों को समझा ही चुके हैं। देखो छोटू, यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ पे ध्यान से समझेगा। देखो ये जो है ना, ये आई सेक्शन है, अलर्ट हो जाएगा, सब अलर्ट, एकदम अलर्ट मोड में आ जाओ, कुछ नया चीज सिखाने जा रहे हैं। देखो ये जो आई सेक्शन है ना, ये आई सेक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं वेब। क्या बोलते हैं इसको? वेब कहा जाता है। इस पार्ट को हम लोग वेब बोलते हैं। और ये क्या? टॉप फ्लेंज, और ये क्या? बॉटम फ्लेंज है। तो ये फ्लेंज ही है, ये फ्लेंज, इसको बोला था बॉटम फ्लेंज, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉप फ्लेंज, टॉप फ्लेंज। आ गया छोटू समझ में? तो ये जो आई सेक्शन है, ये एच कहलाता है डेप्थ ऑफ द आई सेक्शन। क्या कहलाता है? डेप्थ ऑफ द आई सेक्शन। अगर कहीं पे लिखा हुआ है ISMB, तो ये इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम है, और ऐसे लिखा रहेगा ISMB 400, ठीक है, ISMB 400, या ISJB 400। मतलब क्या हो गया यहाँ पे? कहने का मतलब है कि इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम है और इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम है, ठीक है। तो यहाँ पे, अच्छा जूनियर को ठीक से जे लिख देते हैं, नहीं तो तुम लोग धरोगे नहीं। ISJB, ठीक है, जूनियर बीम है। तो ये जो ISMB 400 लिखा रहेगा या ISJB 400 लिखा होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर कहीं पे ISHB हैवी बीम है, वो 400 लिखा हुआ है, तो ये तीनों का मतलब क्या है?
ये तीनों का मतलब ये हो गया बच्चा कि तीनों जो है बीम, ये ISHB लो, चाहे ISMB लो, चाहे ISJB लो, इसका जो हाइट है ना, वो हाइट कितना है, 400 है। हाइट कितना है, 400। ये मेंशन होता है ISJB करके, ठीक है। उसके बाद फिर लिखा रहेगा @580 न्यूटन पर मीटर, कुछ ऐसे करके, या किलो न्यूटन पर मीटर करके लिखा रहेगा। तो उसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन ये समझा कि कोई भी बीम हो, ISMB 400, ISJB 400 या ISHB 400, तो ये 400 जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो सर ये 400 है ना, वो डेप्थ ऑफ द आई सेक्शन रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है। अगर कहीं पे लिखा हुआ IS 350, ISMB 350, इसका मतलब 350 क्या हो गया उसका, 350, ये जो डेप्थ है वो 350 है, यानी इसका जो डेप्थ है वो डेप्थ क्या है, 350 है। तो अलग अलग तरह का आई सेक्शन होता है जिसमें डेप्थ के साथ इसको ऐसे लिखा जाता है, ISMB, ISJB। और इसी के लिए एक स्टील टेबल आता है, अभी यहाँ पे होगा, हम तुमको आज के लेक्चर में होगा तो दिखा देंगे, नहीं तो अगले लेक्चर में तुमको रीड करना बताएंगे। ये जनरली कॉलेज के टीचर जो है मेहनत नहीं करते, यहाँ पे हम मेहनत करेंगे आपके लिए। आपको स्टील टेबल पढ़ना, सीखना, समझना, सब कुछ सिखा देंगे, बस 10 मिनट हम मेरे साथ पढ़ लो, ठीक है बाबू। तो यहां पे हो गया H हो गया डेप्थ ऑफ द आई सेक्शन, करेक्ट है। BF ये क्या हो गया, विड्थ ऑफ द फ्लेंज। ये जो विड्थ ऑफ द फ्लेंज है, यहां पे आपको विड्थ ऑफ द फ्लेंज दिख रहा होगा। अरे ये ISHB का तो ये तो हो गया, लेकिन अगला चीज अलग अलग होता है ना। अरे जूनियर बीम है वो IS, देखो जैसे ISJB 400 और ISHB 400 दोनों का हाइट सेम है ना, लेकिन विड्थ ऑफ फ्लेंज, थिकनेस ऑफ वेब ये अलग अलग होगा। ये हैवी बीम का सब मोटा मोटा होता है, हाइट तो सेम होता है, अदर थिंग इज गोइंग टू बी थिकर, मोटा मोटा होगा। आ रहा है इतना बात समझ में? चलो इसके बाद देखो जो BF है वो क्या करता है, विड्थ ऑफ द फ्लेंज। TW क्या छोड़ू, TW है थिकनेस ऑफ वेब, और TF क्या है, थिकनेस ऑफ फ्लेंज। चलो इसको जल्दी से लिख लो, यहां पे जो भी आपको समझ में आ रहा है वो लिख लो। ISMB 400 यहां पे ऐसे करके लिख लेना, 400 रिप्रेजेंट ISMB 400 करके इसको इरेज कर देते हैं। और यहां पे ISMB जो है इसका फुल फॉर्म सब याद रखेगा, गधा पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में, तुम लोग लिख नहीं पाओगे। ISMB 400, ये 400 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डेप्थ है, ये क्या है, डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ ऑफ आई सेक्शन, आई सेक्शन के डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है। चलो बच्चा जल्दी से इसको छापो। तो अब ध्यान से सुनना, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि इसका IX निकालो, एरिया निकालो, पहले एरिया की बात करते हैं, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकाल सकता है तुम लोग, बोलोगे हाँ सर, टाइम लगेगा, एरिया निकाल देंगे। ऊपर का रेक्टेंगल का एरिया, नीचे का रेक्टेंगल का एरिया, नीचे बॉटम वाला का रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं, बहुत बढ़िया। फिर हम बोलेंगे ना कि इसका IX सब ये लिख लिया था ना पहले, अब इसको थोड़ा हम गंदा करेंगे। अब हम बोलेंगे कि इसका IXX निकालो, IXX निकालो, I बाई निकालो, बाई निकालो, तो तुम लोग निकाल पाएगा IXX, I बाई निकाल पाएगा, तो बोलोगे हाँ सर निकाल देंगे, IXX भी निकाल देंगे, I बाई भी निकाल देंगे। IZZ बोलिएगा सर तो IZZ भी निकाल देंगे। Z एक्सिस के भी ये वॉट बोलिएगा तो Z एक्सिस के वॉट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे। अच्छा हम लोग को पता है क्या, ध्यान से सब सुनेगा, रेडियस ऑफ जायरेशन जो होता है वो AR² = I के बराबर होता है, यानी R का वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ पे I/A, यानी सर यहाँ से हम लोग चाहें तो RXX, R बाई और RZZ तीनों निकाल देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस के वॉट। ये सारा चीज कैलकुलेट करने में 2 घंटा का समय लगता है, और ये बहुत आसान चीज है, इसको हम लोग 4th सेमेस्टर में सीखे हैं, अब हमको इस सेमेस्टर में नहीं निकालना है। ये तो बहुत बढ़िया बात हुआ कि एरिया नहीं निकालना, IXX नहीं निकालना, I बाई निकालना ही नहीं है, तो ये हमको मिलेगा कहां से, दीज वैल्यू आर अवेलेबल इन स्टील टेबल। ये सारा वैल्यू ना निकाल के और स्टील टेबल में छापा हुआ है, मतलब आपको क्या करना है कि स्टील टेबल साथ में रखना है और ये सब वैल्यू आपको गिवन होगा। अरे समझा स्टील टेबल क्या है, अगर आपसे पूछेगा कि स्टील टेबल क्या है, समझा, फिर से सुनना, ध्यान से बोल रहे हैं। अगर तुमसे कोई पूछता है कि स्टील टेबल क्या है, स्टील टेबल क्या है, ठीक है, तो स्टील टेबल में जितने भी तरह के सेक्शन है,
क्या क्या सेक्शन हो सकते हैं? तो एंगल सेक्शन हो सकता है, अरे हाँ कि ना। चैनल सेक्शन हो सकता है, अरे हाँ कि ना, तो यस सर। ठीक है, टी सेक्शन हो सकता है, तो जी सर। जितना भी स्टैंडर्ड सेक्शन है, आई सेक्शन हो सकता है, बिल्कुल होगा आई सेक्शन। तो ये सब सेक्शन का बहुत तरह का डिफरेंट टाइप के ये सेक्शन पाए जाते हैं। ये सब सेक्शन का प्रॉपर्टी स्पेसिफिकेशन क्या बोलोगे? अगर आपसे पूछता है कि स्टील टेबल क्या होता है, तो बोलना कि एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन, टी सेक्शन, आई सेक्शन, सब का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ होता है। फिर पूछेगा अरे ठीक है तुम स्पेसिफिकेशन बोल रहा है, ज्यादा इंग्लिश पढ़ लिया है। यह स्पेसिफिकेशन क्या होता है? स्पेसिफिकेशन होता है डिटेल डिस्क्रिप्शन, संपूर्ण विवरण। स्पेसिफिकेशन को क्या बोलते हैं? डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, संपूर्ण विवरण। यानी एरिया, रेडियस ऑफ जायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दीज वैल्यू आर गिवन इन स्टील टेबल। खत्म हो गया यहीं पे। हम जानते हैं कि स्टील का कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है तो तुमको बनाने के लिए चाहिए आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, टी सेक्शन, आई सेक्शन। अब ये सब सेक्शन का साइज बड़ा छोटा हो सकता है, डिफरेंट साइज का मार्केट में अवेलेबल है। अब मार्केट में खरीदे, अब उसका एरिया वगैरह निकालना है तो स्टील टेबल में गिवन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन, वजन उजन सब दिया हुआ रहता है। कहाँ दिया रहता है? स्टील टेबल में। स्टील टेबल जो है आपको 90 रुपया में मिलेगा। कितना में मिलेगा बच्चा? 90 रुपीज में मिलेगा। सर खरीदना है क्या? यस सर। पहले काहे नहीं बोले? आया ही नहीं था। तो नाउ यू हैव टू बॉट ए स्टील टेबल बुक। स्टील टेबल का एक छोटा सा पतला सा प्यारा सा क्यूट सा बुक आता है, उसको आपको खरीद लेना है। ठीक है, ज़्यादा पेज का नहीं होता, उसी में कभी एंगल लिखा रहेगा, कभी चैनल होगा, ऐसे फोटो वोटो बनाया होता है और उसका ऐसे ऐसे पाड़ा हुआ रहेगा, कुछ ऐसे ऐसे किया रहता है। तो ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, बताएंगे आपको, स्टील टेबल देखना सिखाएंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि आज का लेक्चर यहीं पे रहने देते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिजाइन स्ट्रेस ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।